क्वेश्चन नंबर 1 है, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटे के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जो हैं वो उत्तरदायी हैं? बताइए। सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। देखिए, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल तो है ही है। सूर्य का गुरुत्वीय बल तो है ही है, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल भी है, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है क्या? देखिए, ये भी है, तीनों के तीनों हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागर जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। महासागर और समुद्रों में ज्वार भाटे के लिए उत्तरदायी कारक सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है। दूसरा प्रश्न है, चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा कितना होता है? बराबर होता है, 2 गुना होता है, 3 गुना होता है, 4 गुना होता है? तो बराबर तो नहीं होता, सूर्य से ज़्यादा ही होता है और 2 गुना होता है। तो देखिए, चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दुगना होता है, क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो वो कथन कौन से हैं? अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, अतः इस दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। दोनों पक्षों की सप्तमी एवं अष्टमी को सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करते का प्रयास में प्रभावहीन हो जाते हैं, अतः इस दिन निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। बड़ा लंबा सा स्टेटमेंट है, सेकंड वाला करेक्ट है दोनों। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर सी। तो उपरोक्त सारे के सारे हैं, मतलब दोनों के दोनों करेक्ट हैं, इनको पढ़ लीजिएगा एक बार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक इनमें से गलत है, असत्य है इन चार में से। वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है। जलवाष्प के अलावा सूर्य ताप और सौर विकिरण का अवशोषण ऑक्सीजन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें करती हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.93% पाई जाती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते। देखिए, ये करेक्ट है, जलने के लिए ऑक्सीजन गैस चाहिए और बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो करेक्ट है, पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है यहाँ पर डी भी। तीसरा वाला गलत है, सी गलत है, क्योंकि 0.93% तो ऑर्गन है ना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 तो 50 बार बताया होगा मैंने, 0.03% है। तो देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03% है, वायुमंडल में ऑर्गन की मात्रा है 0.93%। पाँचवें प्रश्न पर आ जाइए। मदर ऑफ क्लाउड्स का निर्माण किस मंडल में होता है? ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इसका क्षोभ मंडल लगाकर इसको गलत मत कर देना। ट्रोपोस्फीयर उत्तर नहीं है इसका। इसका उत्तर वही है जहाँ पाई जाती है ओजोन, मतलब समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फीयर। तो कभी कभी समताप मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिन्हें मूलाभ मेघ या मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स कहते हैं। वायुयान उड़ाने की आदर्श दशाएं किस मंडल में पाई जाती हैं? इसी समताप मंडल में पाई जाती हैं, जहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। मौसम संबंधी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली की कड़क चमक, धूलकण, जलवाष्प आदि समताप मंडल में नहीं होती। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर अधिक होती है। हाँ, तो नहीं होती, क्योंकि ये किस में, क्षोभ मंडल में होती है, बिल्कुल ध्रुवों पर अधिक होती है। तो दोनों के दोनों करेक्ट है यहाँ पर। तो देखिए, समताप मंडल की ऊंचाई 12 से 32 किलोमीटर तक होती है और इसमें ताप समान रहता है, इसलिए समताप मंडल इसका नाम है। समताप मंडल की मोटाई जो है, मोटाई वो ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। सातवां प्रश्न है, ओजोन मंडल के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? चार में से कोई एक सत्य होगा, एक से अधिक भी हो सकते हैं, क्योंकि उपरोक्त सभी भी यहाँ पर। ओजोन मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। धरातल से 32 से 60 किलोमीटर के मध्य ओजोन मंडल उपस्थित है। ओजोन मंडल में ओजोन गैस की एक पतली परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। सारे के सारे तो करेक्ट हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पढ़ लीजिएगा इनको एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। निम्नलिखित में से संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होते हैं? संचार उपग्रह अवस्थित होते हैं किस में? समताप मंडल में नहीं, वायुमंडल में नहीं, क्षोभ मंडल में नहीं, ओजोन मंडल में, आयनोस्फीयर में। तो संचार उपग्रह जो है वो आयनोस्फीयर में स्थापित होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है? वायुमंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता अरोरा ऑस्ट्रेलियस और अरोरा बोरियलिस की होने वाली घटनाएं हैं। किस मंडल की? वायुमंडल की। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, वायुमंडल में हेक्सोस्फीयर में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता या विद्यमानता होती है। वायुमंडल की महत्वपूर्ण विशेषता, इसमें ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस और ऑरोरा बोरियलिस की होने वाली घटनाएं हैं। ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस दक्षिणी ध्रुव तथा ऑरोरा बोरियलिस जो है वो उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देते हैं। ये हमारी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींची जाती है 0 डिग्री, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध।
ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये होगा दक्षिणी ध्रुव। तो जो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस है वो दक्षिणी ध्रुव पर होगा, और जो ऑरोरा है बोरियलिस वो कहाँ पर होगा, वो होगा उत्तरी ध्रुव पर। देखिए वास्तव में ऑरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंगों के कारण होता है। 10वें प्रश्न की अगर बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 2 स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए किसी भी सतह को प्राप्त होने वाले सूर्यताप की मात्रा एवं उसी सतह से परावर्तित की जाने वाली सूर्यताप की मात्रा के बीच का अनुपात जो है वो एल्बिडो कहलाता है। सौर ऊर्जा तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचती है। सौर ऊर्जा जो है वो लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचती है, बिल्कुल पहुंचती है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। 4 है, इनमें से एक गलत है। देखिए वायुमंडल की बाह्य सीमा पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण का लगभग 34% भाग बादलों की सतह से परावर्तित तथा धूल कणों से प्रकीर्णित होकर अंतरिक्ष में लौट जाता है। सूर्यताप का लगभग 2% भाग धरातल से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। वायुमंडल सौर की ऊर्जा का केवल 14% ही ग्रहण कर पाता है। पूर्ण मेघाच्छादन के समय सूर्य के प्रकाश में कमी का मूल कारण परिवर्तन होता है, न कि अवशोषण। तो करेक्ट है डी, करेक्ट है सी, करेक्ट है बी, लेकिन इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ 32% नहीं है, सॉरी 34% नहीं है, ये 32% होना चाहिए यहाँ पर। वायुमंडल की बाह्य सीमा पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण का 32% भाग बादलों की सतह से परावर्तित तथा धूल कणों से प्रकीर्णित होकर अंतरिक्ष में वापस लौट जाता है। तो देखिए वायुमंडल की बाह्य सीमा पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण का लगभग 32% भाग बादलों की सतह से परावर्तित तथा धूल कणों से प्रकीर्णित होकर अंतरिक्ष में लौट जाता है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। वायुमंडल की केवल निचली परत ही संचालन की प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। संवहन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल क्रमशः नीचे से ऊपर गर्म होता है। कौन सा सही है इसमें? ये तो दोनों के दोनों करेक्ट लग रहे हैं, तो उपरोक्त दोनों के दोनों सत्य हैं। पढ़ लीजिएगा एक बार उनको। 13वां प्रश्न है, किस कटिबंध को शीत कटिबंध या डोल्ड्रम कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस कटिबंध को शीत कटिबंध या डोल्ड्रम कहा जाता है। तो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब को जो है शीत कटिबंध या डोल्ड्रम कहा जाता है। तो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर की तरफ 10 डिग्री दक्षिण की तरफ, मतलब दोनों तरफ ऊपर भी नीचे भी अक्षांश के मध्य स्थित है। इस क्षेत्र को शांत कटिबंध या डोल्ड्रम कहा जाता है क्योंकि यहाँ पवनें शांत रहती हैं। और निम्न वायुदाब जो क्षेत्र है, वायुदाब क्षेत्र कैसा रहता है, वो निम्न वायुदाब रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए जब गर्म वायु हल्की होने के कारण ठंडी तथा भारी वायु के ऊपर चढ़ जाती है तो उसे शीत वाताग्र कहते हैं। जब ठंडी तथा भारी वायु उष्ण तथा हल्की वायु राशियों के विरुद्ध आगे बढ़ती है तो उसे ऊपर की ओर उठा देती है और इसे उष्ण वाताग्र कहते हैं। देखिए दोनों के दोनों गलत हैं क्योंकि यहाँ होना चाहिए उष्ण वाताग्र और यहाँ होना चाहिए शीत वाताग्र। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी होगा, इनमें से कोई भी सही नहीं है। जब गर्म वायु हल्की होने के कारण ठंडी तथा भारी वायु के ऊपर चढ़ जाती है तो उसे उष्ण वाताग्र कहते हैं। और जब ठंडी तथा भारी वायु उष्ण तथा हल्की वायु राशियों के विरुद्ध आगे बढ़ती है तो उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं शीत वाताग्र। 15वां प्रश्न है, वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को क्या कहोगे आप? विशिष्ट आर्द्रता नहीं कहते इसको, सापेक्ष आर्द्रता नहीं, संघनन नहीं, इसको बोलते हैं निरपेक्ष आर्द्रता, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा है कि निरपेक्ष आर्द्रता को किस में व्यक्त करते हैं हम? ग्राम प्रति घन मीटर या ग्राम प्रति वर्ग मीटर, वो गलत हो जाएगा। करेक्ट है ग्राम प्रति घन मीटर में। वर्ग मीटर भी तो करेक्ट होगा ना, घन वर्ग, हाँ करेक्ट सही है। देखिए अगर ग्राम प्रति वर्ग मीटर आएगा तब भी करेक्ट है और घन आएगा तब भी करेक्ट है, इसके अलावा कुछ हो रहेगा तो वो गलत है। तो ये 15 प्रश्न थे, अच्छे से इनका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन रखिए और यूट्यूब का जो बेल आइकन है उसको प्रेस रखिए ताकि आने वाला जो टेस्ट है उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके।